हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वायु दाब पेटियों के विषय में और हमने जाना था कि किस प्रकार से पृथ्वी पर वायु की बेल्ट्स व्यवस्थित हैं। आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे विंड्स, पवनें कैसे चलती हैं और पवनें कितने प्रकार की होती हैं। इस चीज़ पर हम इस क्लास को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले पवनों को समझने के लिए हम ये समझें कि पवन कहते किसको हैं, विंड किसे कहा जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर एयर का एक पूरा वायुमंडल स्थित है। जब हवा क्षैतिज रूप से धरातल के समीप चलने लगती है, मूव करने लगती है, तो इस बहती हुई हवा को विंड कहा जाता है। विंड का अर्थ है बहती हुई हवा। अब हवा के बहने की दो दिशाएं हो सकती हैं। अगर हवा क्षैतिज रूप से बह रही है तो उसको विंड कहा जाता है, और अगर हवा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से बह रही है तो उसको एयर करंट कहा जाता है। दोनों ही प्रकार की हवाएं पृथ्वी पर पाई जाती हैं और मौसमी घटनाओं में दोनों ही प्रकार की हवाओं का बहुत योगदान है। आज की इस क्लास में हम विंड पे बात करने वाले हैं। इसका मतलब है क्षैतिज रूप से बहने वाली हवा। इसको समझते हैं। ये पृथ्वी का धरातल है। अगर पृथ्वी के धरातल पे इस तरह से कोई एयर मूव हो रही है तो इसको कहते हैं पवन। अगर पृथ्वी पर ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ कोई हवा मूव हो रही है तो उसको कहते हैं करंट, एयर करंट, वायुधारा। और अगर क्षैतिज रूप से बह रही है तो उसको विंड कहा जाता है। तो विंड की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, पवन किसे कहते हैं? तो पवन की परिभाषा हो गई क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन मन में ये उठता है कि ये हवाएं चलती क्यों हैं, पवन क्यों चलती हैं? तो जिस प्रकार से पानी अगर ढाल में अंतर है तो वो बहने लगता है। ऊंचे स्थानों से नीचे स्थानों की तरफ पानी का बहाव होता है। उसी प्रकार से हवा का बहाव किन कारणों पर निर्भर होता है? तो वो है दाब। जहाँ पर ऊंचा दाब होगा वहाँ से हवा बहना प्रारंभ होगी और किस तरफ जाएगी? जहाँ पर नीचा दाब होगा यानी लो प्रेशर, निम्न दाब होगा। तो बिल्कुल पानी के उदाहरण से आप याद रखें, पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की तरफ बहता है। उसी प्रकार से हवा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। अगर पृथ्वी पर दो स्थानों पर वायु दाब में अंतर है, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है, यहाँ पर कुछ एयर प्रेशर है, यहाँ पर भी एयर प्रेशर है। अगर इनके एयर प्रेशर में अंतर है तो दाब घटने की दर को दाब प्रवणता कहा जाता है। एक शब्द आता है दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। दाब प्रवणता का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में दाब की दर गिरने की, यानी कितनी तीव्रता से दाब कम हो रहा है। अगर ए स्थान से बी स्थान के बीच में जो प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, यहाँ पर जितना प्रेशर है उसकी अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम प्रेशर है और ये तेज़ी से गिर रहा है, तो टेक्निकली लैंग्वेज में ये कहेंगे कि ए और बी के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, दाब का अंतर बहुत ज़्यादा है। और अगर ये दाब धीरे धीरे कम हो रहा है तो कहेंगे दाब प्रवणता कम है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ढाल ज़्यादा है या ढाल कम है। अगर ढाल ज़्यादा है तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होगा और अगर ढाल कम है तो पानी का बहाव धीमा होगा। उसी प्रकार से अगर ए और बी स्थान के बीच में दाब का अंतर कम है तो धीरे धीरे हवा बहेगी, और अगर दाब का अंतर बहुत ज़्यादा है तो हवा का बहाव बहुत तेज होगा। तो पहली शर्त पवन बहने के लिए क्या है? पवनें क्यों चलती हैं? पवन का चलना, पवन का चलना, पहली शर्त दाब प्रवणता। दाब प्रवणता, दाब प्रवणता हमने आपको बताया। तो पवनें किस दिशा से किस दिशा में चलेंगी ये दाब प्रवणता पर निर्भर करता है। जिस स्थान का दाब कम होता है उधर को उस दिशा की तरफ पवनें प्रवाहित होती हैं। तो पहला जो सिद्धांत निकल के आता है, दाब प्रवणता का मतलब है कि दो स्थानों पर, इसको लिख भी लें, पीछे हम बता भी चुके हैं आपको, दो स्थानों के मध्य वायु दाब
कम होने की दर है, ये कम होने की दर, रेट। तो दाब प्रवणता की वजह से उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की तरफ वायु का प्रवाह होता है। निम्न दाब की तरफ वायु का प्रवाह होता है। यह पहला सिद्धांत निकल के आता है कि वायु हमेशा उच्च दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन चलेगी। ये पवन के चलने की दिशा होगी। इसको हमने इसलिए समझा क्योंकि पृथ्वी पर हमने देखा था कुछ स्थान ऐसे हैं, कल की वीडियो में हमने बात किया था कि इस तरह से यहाँ पर लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर है, फिर लो प्रेशर है और फिर हाई प्रेशर है। इस तरह से हमने देखा था कि पृथ्वी पर अलग अलग बेल्ट पाई जाती हैं। तो अब इस चीज़ को समझने के बाद में हम ये समझ जाएंगे कि हवा किधर से किधर मूव होगी। हमेशा हाई प्रेशर की बेल्ट से लो प्रेशर की बेल्ट की तरफ हवा मूव होती है। कुछ कमेंट कुछ साथियों के आए, उन्होंने कहा कि जो सर्किल यहाँ पर हमने बताए थे हेडली, इस तरह से ऊपर जो सर्किल बनते हैं, तो उसको हम अभी समझेंगे कि उसमें अंतर क्या है। जब पवन की बात करते हैं तो धरातल के समीप जो हवा बहती है सिर्फ उसी हवा को पवन कहा जाता है। जो अत्यधिक ऊंचाई पर हवा चलती है क्षोभ सीमा पर, उसको पवन नहीं कहा जाता, उसको जेट धारा कहा जाता है। इसको ज़रा समझें क्योंकि ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा समझ लें फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको कोई भ्रम न होने पाए। जैसे हमने बताया था कि ये पृथ्वी का धरातल है, मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा वाला पॉइंट है। तो हमने यहाँ से बताया कि हवा ऊपर की तरफ उठती है, तो ये एयर करंट हो गई। इसके बाद हवा हमने बताया कि दोनों तरफ मुड़ जाती है। कल के चित्र में हमने इस तरह पृथ्वी पे आपको बताया था, हवा यहाँ से उठती है और यहाँ उतरती है, यहाँ से उठ करके यहाँ उतरती है। कुछ याद आया आपको? इस तरह से हमने आपको फिगर बनाया था। तो इस तरह से हवा यहाँ से उठी, इधर मुड़ी और इधर दोनों गोलार्धों की तरफ मुड़ जाती है। फिर ये नीचे उतरती है, वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है। इसी तरह इधर भी जा कर के हवा एक स्थान पे जा कर के उतरती है, वहाँ भी हाई प्रेशर होता है यहाँ पे। तो पवन कहाँ पे चलेगी? ये जो ऊपर क्षैतिज हवा चल रही, देखिए ये जितने ऊर्ध्वाधर चल रहे हैं ये तो करंट हो गए, इनको हम करंट पढ़ेंगे, एयर करंट्स क्या होती हैं। लेकिन ये क्षैतिज रूप से यहाँ भी चल रहा है तो इसको पवन नहीं कहते हैं, ये कहलाती है जेट। हम जेट धाराओं का एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर होता है। अगर हम ग्लोब पे बात करें, ये ग्लोब है, तो अगर ग्लोब पे आप देखोगे तो जो ग्लोब से हवा उठती है तो इस तरह से हवा ऊपर चली आती है और फिर ऊपर ऐसे चलती है हवा ऊपर और फिर पृथ्वी पे उतरती है। तो जो हवा ऊपर चल रही है ये हवा जेट धारा कहलाती है। और फिर पृथ्वी पर जो हवा क्षैतिज चलती है उसको पवन कहा जाता है। तो जेट धाराओं को हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, हाई प्रेशर पे हवा उतरेगी तो यहाँ धरातल के समीप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और इधर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहेगी। तो अब जैसे कि परिभाषा हमने लिखा, क्षैतिज रूप से वायु का प्रवाह पवन कहा जाता है। तो यहाँ पर धरातल के समीप की बात की जा रही है, चाहे तो आप ब्रैकेट में आप लिख भी लें धरातल के समीप। तो ये जो पवन प्रवाह है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है, इसको पवन कहा जाता है। ये है विंड, पवन, पवन, और ये धारा हो गई। और ये ऊपर जो बह रहे हैं इसकी दिशा आपको उल्टा दिखाई पड़ रही होगी क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रही है। ये जेट धारा है। जेट धारा को अलग चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये जो हमने सर्किल बन गए थे, इनके नाम हमने बताए थे, हेडली सर्किल, फेरल सर्किल और ध्रुवीय सर्किल। ये 3 प्रकार के कोष बताए थे आपको, तो उस पर भी एक चैप्टर हम कर लेंगे, त्रिकोशीय वायुमंडलीय संचरण क्या होता है। हम यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि पवन क्या चीज़ है। तो पवन धरातल के समीप उच्च वायु दाब के क्षेत्र से
निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ हवाओं का प्रवाह जो होता है वो पवन कहलाता है। तो इतनी चीज़ को अगर आपने समझ लिया है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, पवन चैप्टर बहुत ईजी है। सिर्फ आप मेरी बात को जो 25-30 मिनट की क्लास होगी बहुत गौरपूर्वक सुन लीजिए, समझ लीजिए, कभी आप नहीं भूलेंगे। क्षैतिज रूप से वायु के प्रवाह को पवन कहते हैं। वायु क्यों प्रवाहित होती है? वो दाब प्रवणता की वजह से प्रवाहित होती है। दाब प्रवणता दो स्थानों के मध्य वायु दाब के कम होने की दर को कहते हैं। जिधर दाब ज़्यादा होता है, उच्च दाब होता है, उधर से निम्न वायु दाब की तरफ हवा का प्रवाह होता है धरातल के समीप। इसी को पवन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो ये तो पवन के चलने का नियम है, पवन के चलने का नियम है। लेकिन कल की क्लास में आपने देखा था कि पवन सीधी दिशा में नहीं जाती है। हमने यहाँ पर बताया कि ये हाई प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है। इस तरह से दो बेल्ट हैं। तो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ इस तरह से पवन आनी चाहिए, इस तरह से पवन आनी चाहिए। इसको डॉटेड बना देते हैं कि इस तरह से ये आनी चाहिए, सीधे आनी चाहिए हाई प्रेशर वाली लाइन से लो प्रेशर वाली लाइन की तरफ। लेकिन पृथ्वी पर हमने देखा कि ये सीधे ना आकर के ये इस तरह से आती हैं, तिरछा आती हैं। और इधर भी हमने देखा था, इधर से हवा जो है इधर को तिरछा आती है। ये हाई प्रेशर की कोई लाइन है तो ये भी इस तरह से जानी चाहिए थी सीधे, लेकिन सीधे न जा करके वो तिरछा जा रही हैं। तो हवाएं अपने दिशा से मुड़ क्यों जाती हैं? इसके मुड़ने के पीछे क्या कोई कारण है या ऐसे ही मन के माने तरीके से बना दिया? नहीं, इसके पीछे एक कारण है, विज्ञान है। और मुड़ने की दिशा निश्चित है। हमेशा हवा जिधर चाहेगी उधर नहीं चली जाएगी, वो किधर को मुड़ेगी उसके लिए कई कारण होते हैं। एक तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र जिधर मिलेगा उधर की तरफ मुड़ेगी, और दूसरा होता है कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस बल, जिसको विज्ञान की भाषा में डिफ्लेक्शन फोर्स कहते हैं, विक्षेपण बल। इस बल के विषय में कोरियालिस नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया था कि इसी बल की वजह से हवाएं मुड़ जाती हैं, इसीलिए तब से इस बल को कोरियालिस बल भी कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि हवा मुड़ती किस दिशा में है, उसके क्या नियम हैं। तो पहले आपने जान लिया कि हवा चलती क्यों है, चलने के लिए दाब है। अब हम देखेंगे हवाओं के मुड़ने का नियम क्या है। दोनों ही चीज़ों को जानने के बाद में हम देखेंगे पृथ्वी पर कौन कौन सी पवनें पाई जाती हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पवनें क्यों चलती हैं। अब हम देखें पवन के मुड़ने का कारण क्या है, उसके नियम क्या हैं। पवनों के मुड़ने के नियम, ये बहुत क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे और मेंस में तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। मुड़ने के नियम में 2-3 बातें आपको जाननी हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको पता है कि पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है पवन, ये हमने समझ लिया पहली चीज़। दूसरी चीज़ है पवन के मुड़ने के संदर्भ में कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस बल। पहले इसको समझेंगे हम। कोरियालिस बल, कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स क्या है? कोरियालिस फोर्स एक्चुअल में और कुछ नहीं है, कोरियालिस तो वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ये बताया था कि हवाएं मुड़ क्यों जाती हैं, इसीलिए उस बल को कोरियालिस बल कहा जाने लगा। पृथ्वी जब घूमती है, ये पृथ्वी आपको पता है अर्थ जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और इसी वजह से सूर्य जो है वो पूरब से पश्चिम जाता दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम जिधर को घूमते हैं चीज़ें उसके उल्टा दिशा में चलती प्रतीत होती हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। तो ये हमारा है ईस्ट पूरब और ये है वेस्ट। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम जाता दिखाई पड़ता है। जब ये विषुवत रेखा है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो घूमने की वजह से एक बल जनरेट होता है जिसको कहते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स, विक्षेपण बल। कोरियालिस महोदय ने, कोरियालिस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि ये जो विक्षेपण बल होता है, डिफ्लेक्शन फोर्स होता है, ये हवाओं की दिशा को बदल देता है।
जब हवाएं एक गंतव्य की तरफ बढ़ती हैं, मान लेते हैं कि ये है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उस पर एक बल कार्य करता है जिसको डिफ्लेक्शन फोर्स यानी कि विक्षेपण बल कहते हैं, और उस विक्षेपण बल की वजह से हवाओं की दिशा बदल जाती है और वो इस तरह से मुड़ जाती हैं। चूँकि कोरियालिस महोदय ने ये बताया कि इस बल की वजह से हवाओं की दिशा मुड़ जाती है, इसीलिए इस विक्षेपण बल को कोरियालिस बल ही नाम दे दिया गया और परिभाषा ये बनी कि पृथ्वी पर पवनों की दिशा कोरियालिस बल की वजह से मुड़ जाती है। अब किधर को मुड़ेगी, इसके लिए अध्ययन किया गया और बताया गया कि उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की मुड़ने की दिशा दूसरी है और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के मुड़ने की दिशा दूसरी है। इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोरियालिस बल को नोट डाउन कर लें कि कोरियालिस बल क्या है। देखिए, कोरियालिस बल के विषय में हम लिखेंगे कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, इसको बहुत कायदे से नोट कर लीजिए नहीं तो कभी फिर समझ में नहीं आएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है, विक्षेपण बल उसको बोलते हैं। विक्षेपण बल को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। और इस बल के कारण, इसी के कारण पवनों की दिशा बदल जाती है। पवनों की दिशा बदल जाती है। अब जियोग्राफी में सिर्फ आपको इतना ही मालूम होना चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे होते तो इसको हम फार्मूले से जो है सिद्ध करते कि डिफ्लेक्शन फोर्स किस प्रकार से जो है हवा की दिशा को बदल देगा। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की ये जो इस तरह से अक्षांश हैं ये ऊपर जाते हैं तो ये वृत्त छोटा होता जाता है। वृत्त छोटा हो जाने की वजह से हर वृत्त की त्रिज्या छोटी होती जाती है और r का मान कम होने से डिफ्लेक्शन फोर्स का मान बढ़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विक्षेपण बल बढ़ता जाता है, वो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से डिफ्लेक्शन फोर्स बनता है और डिफ्लेक्शन फोर्स उन सब चीज़ों पर लगता है जो गतिमान हो। पृथ्वी पर कोई भी चीज़ अगर चल रही है, चाहे वो पक्षी उड़ रहा हो, चाहे हवाई जहाज़ उड़ रहा हो, चाहे बंदूक से निकली हुई गोली हो, चाहे आपकी मिसाइल हो, चाहे आपका रॉकेट हो, कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी के वायुमंडल में गतिमान है तो उस पर विक्षेपण बल जरूर लगेगा और विक्षेपण बल उस वस्तु की चलने की दिशा को बदल देता है। ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा कि चलते हुए विमान पर भी क्या विक्षेपण बल लगता है, तो बिल्कुल लगता है, विमानों की दिशा को परिवर्तित करता है। अब वो सब तकनीक से कंट्रोल किया जाता है ताकि सही दिशा में हम चलें। कितना डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा और कितना हमको एंगल बना के रखना पड़ेगा, ये सब मशीन से नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो विक्षेपण बल होता है इसी के कारण पवनों की दिशा बदल जाती है। कोरियालिस महोदय ने इस चीज़ का पता लगाया था कि ये फोर्स जो है वो पवन की दिशा को बदल देता है, इसीलिए तब से इसको कोरियालिस बल कहा जाता है। तो कोरियालिस बल, ये वैज्ञानिक का नाम है कोरियालिस महोदय आप लिख लेंगे तो समझ जाएंगे कि कोई ये व्यक्ति है। कोरियालिस महोदय ने इसका अध्ययन किया था, अतः इसे क्या कहते हैं, इसे कोरियालिस बल भी कहते हैं। तो विकल्प में चाहे कोरियालिस बल लिख के आए, चाहे डिफ्लेक्शन फोर्स या विक्षेपण बल लिख करके आए, दोनों ही सही हैं। प्रश्न इस तरह से आएगा कि पृथ्वी पर पवनों की दिशा को कौन सा बल नियंत्रित करता है, तो विक्षेपण बल या कोरियालिस बल। और किस वजह से यह बल उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये क्या करता है, पृथ्वी पर गतिमान वस्तुओं की दिशा को परिवर्तित कर देता है। अब किधर परिवर्तित करेगा, ये दूसरा फैक्टर है। पहली चीज़ तो हमने ये जाना
तो ये है कोरियालिस महोदय ने बताया। अब इससे होता यह है कि पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है। यह है उत्तरी गोलार्ध और इधर का होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये बल दूसरे प्रकार से काम करता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये बल दूसरे प्रकार से काम करता है। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनों की दिशा को किधर को मोड़ेगा ये आपको याद रखना है। तो उत्तरी और दक्षिणी के लिए जस्ट विपरीत परिस्थितियां हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनों की दिशा को, पवन के चलने की दिशा को दाईं तरफ मोड़ देता है। यानी कि आप कह सकते हो उत्तरी गोलार्ध में इस बल की वजह से पवनें अपने चलने की दिशा से दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, उत्तरी में दाहिनी तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध में इसके उल्टा कर दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने चलने की दिशा के बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ये पवन के चलने की दिशा से जोड़ा जाएगा, आपकी अपनी दिशा से नहीं। तो इसमें लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, बहुत कायदे से एक सेंटेंस में लिख लें, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाएं या दाहिनी तरफ मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में इसके उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाएं तरफ मुड़ती हैं, बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ये रट लो, बिल्कुल नियम याद रखो। ये पवन के चलने की दिशा है, इसको अभी हम समझेंगे। और ये जो बाएं दाएं वाली बात है, ये एक वैज्ञानिक थे फेरल महोदय, इन्होंने समझाई थी, इसलिए इसको फेरल का नियम भी कहा जाता है। यानी कि ये जो दो लाइनें हमने लिखी हैं, ये है फेरल का नियम, फेरल का नियम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फेरल के नियम के अनुसार पवनों के मुड़ने की दिशा क्या होती है और उसके पीछे कारण क्या है। तो कारण कोरियालिस फोर्स है, इसको कोरियालिस महोदय ने बताया था। किधर को मुड़ेंगी, इसका अध्ययन फेरल महोदय ने किया था। तो फेरल ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो अब देखें, अगर ये पृथ्वी है, यही पृथ्वी बनी हुई है, इसी को स्पष्ट करके बना लें, आपको इस चीज़ को समझा दें। ये पृथ्वी है, इसको आप बना भी लीजिएगा। ये आपका विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री। तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। मान लेते हैं कि विषुवत रेखा पर लो प्रेशर होता है, ये लो प्रेशर है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर की लाइन है जो हमने आपको बताई थी 30 से 35 के बीच में होती है। तो अब पृथ्वी तो घूम रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक पवन चलती है, चलना शुरू करती है। मान लेते हैं ये पवन हाई प्रेशर से चली, तो इसको यहाँ आना चाहिए लो प्रेशर पे इस तरह से, और इधर से एक पवन चली तो इसको भी लो प्रेशर पे इस तरह से आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब ये दो चीज़ें काम करेंगी, कोरियालिस फोर्स इस पे काम करेगा। पहला तो आपने देख लिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन आ रही है और आनी ही चाहिए। अब इस पे कोरियालिस फोर्स लगेगा, और फेरल का नियम कहता है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में कोई पवन है तो वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी। तो ये पवन इधर को आ रही है, तो इसका दाहिना इधर को हुआ, तो ये पवन इधर मुड़ जाएगी, ये यहाँ पर आने के बजाय यहाँ आ जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन, अब देखिए ये तो इधर को चल रही है, तो बिल्कुल मेरा भी मुँह इधर को ही है, तो मेरा ये बायां हुआ, तो ये पवन दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ जाएगी। तो इस तरह से पवन के मुड़ने की दिशा दोनों गोलार्धों में एक दूसरे के विपरीत होती है। अब इसी को थोड़ा और आगे हम देखें, अगर यहाँ फिर एक प्रेशर लाइन हो,
यहाँ फिर एक लो प्रेशर हो ऊपर, यहाँ पे फिर आपका एक लो प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर है, आपको पता ही है, हमने आपको डायग्राम में बताया था। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा यहाँ भी चलेगी और वो भी हवा इसी नियम के अनुसार मुड़ेगी। यानी कि अब जब इस हाई प्रेशर से इधर की तरफ हवा चलेगी तो इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन वो भी अपने जो दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ेगी। तो अब इसका बायां ये हुआ तो ये हवा इधर आ जाएगी, चूँकि ये इधर को चल रही है तो बायां इधर हुआ, और ये इधर हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी वो इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी इस तरह से हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि फेरल का नियम हवा के मुड़ने की दिशा को बताता है और कोरियालिस महोदय की जो रिसर्च है वो उसके पीछे के कारण बताता है। अब एक हैं तीसरे, उनको भी आपको समझना चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपना एक नियम बताया था, वो भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक तो ये हमने बात देखी, दूसरी बात हमने ये देखी, और तीसरी बात इससे संबंधित एक नियम और है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसको कहते हैं 22 बैलेट का नियम। 22 बैलेट नियम। 22 बैलेट महोदय थे, उन्होंने भी अपना एक नियम दिया था। चीज़ वही है, सिर्फ उनका कहने का तरीका अलग था। इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 22 बैलेट का नियम, यहाँ पे आप लिख लें। यदि इसको एक सेंटेंस में लिख लेंगे, यदि कोई व्यक्ति हवा की दिशा, पवन आप लिख लीजिएगा, हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए, मुंह करके खड़ा हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी दक्षिणी में अलग अलग है ना, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध को बताएंगे पहले। उत्तरी गोलार्ध में उसके बाईं तरफ, उसके बाईं तरफ लो प्रेशर तथा दाईं तरफ हाई प्रेशर होगा, दाईं तरफ हाई प्रेशर होगा। यह है 22 बैलेट का नियम, ये 22 बैलेट का नियम है। अब इसको जरा इसी डायग्राम पे समझें। मान लेते हैं, और हाँ इसी में आप लिख लें कि दक्षिणी गोलार्ध में इसके उल्टा होगा, उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होगा, इसके विपरीत नियम होगा। विपरीत का मतलब है तब बाईं तरफ हाई प्रेशर हो जाएगा, दाईं तरफ लो प्रेशर हो जाएगा। अब इसी चित्र में अगर इसको समझने की कोशिश करें हम, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ये हवा आ रही है इस तरह से, ये हवा इस तरह से आ रही है, जैसे ये बनाया वैसे ये बनाया। अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हो जाए और वो इधर को ही मुंह कर ले, इधर लो प्रेशर जिधर को हवा जा रही है इधर को ही मुंह कर ले, तो अगर मैं इधर को हवा जो चल रही है, ये हवा की दिशा ऐसे है, कैमरे की तरफ आ रही है, तो मैं भी इधर को ही खड़ा हो जाता हूँ, तो ये मेरा बायां हाथ हुआ, तो बाएं हाथ लो प्रेशर और दाहिने हाथ हाई प्रेशर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरा दाहिना हुआ, तो देखिए दाहिनी तरफ हाई प्रेशर और बाईं तरफ लो प्रेशर वाली लाइन है, ये लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया। तो इन्होंने बताया कि अगर हवा की तरफ मुंह करके कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में खड़ा हो जाए तो उसके बाएं हाथ में जब वो अपने बाईं तरफ देखेगा तो वो लो प्रेशर की तरफ होगा और दाहिना हाथ उसका हाई प्रेशर की तरफ होगा। ये थोड़ा छोटा चित्र है, इसको बड़ा बना के आप देखिएगा और आप आसानी से समझ जाएंगे। इस सेंटेंस को बहुत गौर से स्पष्ट लिखिएगा, थोड़ा सा भी बायां दायां हुआ तो सब उल्टा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं 22 बैलेट का नियम। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू 22 बैलेट थ्योरी, 22 बैलेट के नियम के अनुसार
यदि कोई व्यक्ति हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है तो उसके बाईं तरफ क्या होगा? उच्च दाब होगा, निम्न दाब होगा, या अन्य विकल्प उसमें दिए होंगे, न्यूट्रल होगा, या जो भी दे दें विकल्प उसमें। तो हमेशा याद रखिए कि 22 बैलेट का नियम कहता है कि बाईं तरफ लो प्रेशर। इसको कैसे याद रखेंगे? बायां हाथ हमेशा थोड़ा डाउन होता है, लो रहता है, यानी दाहिने से ज़्यादा ताकत मानी जाती है। दाहिने से ज़्यादा लोग काम करते हैं। हाँ, कुछ लोग दाहिने के बजाय बाएं से ज़्यादा काम करते हैं, बायां हाथ ज़्यादा ताकतवर होता है उनका, लेकिन जनरल तौर से दाहिना ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दाहिना उच्च दाब, बायां निम्न दाब। तो 22 बैलेट का नियम कहता है कि बाईं तरफ निम्न दाब होगा, दाहिनी तरफ हाई प्रेशर होगा, अगर हवा की दिशा में मुंह करके खड़े हों। उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है, भारत की बात की जा रही है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो जस्ट इसके उल्टा कर दीजिएगा आप। वो अपने देश की तरफ की बात नहीं है तो उसको आप उल्टा कर दीजिएगा, यानी अब बाईं तरफ हाई प्रेशर, दाहिनी तरफ लो प्रेशर। अगर इस हवा पे आप अप्लाई करके देखोगे तो ये बात बिल्कुल सही निकल आएगी कि बाईं तरफ हाई प्रेशर हो जाएगा और दाहिनी तरफ लो प्रेशर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा बायां होगा, बाईं तरफ हाई प्रेशर हो जाएगा और दाहिनी तरफ लो प्रेशर हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि पवनें अब कितने प्रकार की हुई। तो कोरियालिस बल के विषय में 2 पॉइंट और लिख लीजिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए कोरियालिस विषय में 2 बातें और लिखिए कि जो कोरियालिस बल है, कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ये पूछा जा सकता है आपसे सबसे कम कहाँ होता है, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अधिकतम विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा कोरियालिस फोर्स उतना ज़्यादा हवाओं के मुड़ने की गति। तो जितना ध्रुव की तरफ जाएंगे उतना हवाएं और ज़्यादा गोल गोल घूमती नजर आएंगी आपको। तो ये पवनों के मुड़ने की आप नियम को समझ गए। अब हम देखें कि पवनों की कितनी पेटियां पाई जाती हैं, क्योंकि 2 बेल्ट के बीच में एक पवन की बेल्ट पाई जाती है। तो एक डायग्राम बना करके हम देखें कि कितने प्रकार की पवनें होती हैं। पृथ्वी पर पवनों की 6 बेल्ट होती हैं, यानी 6 समझिए खेत हैं जिनमें हवाएं बह रही हैं। अब देखिए जो पवन होते हैं, विंड्स, पवनें, विंड्स 3 प्रकार की होती हैं। एक पवन होती हैं जिनको कहते हैं प्रचलित पवनें या प्रचलित प्रिवेलिंग विंड्स। प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स। दूसरी होती हैं सामयिक पवनें, सामयिक पवनें या सीजनल विंड्स। नाम से स्पष्ट है इनका सीजन होता है। और तीसरी होती हैं क्षेत्रीय पवनें, क्षेत्रीय पवनें या लोकल विंड्स, लोकल विंड्स। अब हम आज के इस चैप्टर में आपको प्रचालित पवनों के विषय में पढ़ाएंगे और प्रचालित पवनें कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या उनके फीचर्स हैं, इनको जानेंगे। प्रचालित पवनों का पहले हम तीनों को आपको अंतर बता दें। प्रचालित पवनें स्थायी होती हैं, परमानेंट होती हैं, ये स्थायी हैं। और जो सामयिक पवनें होती हैं ये पूरे वर्ष चलती हैं। स्थायी का मतलब है ये पूरे वर्ष चलती हैं, एक ही दिशा में, पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलती हैं। जो सामयिक पवनें होती हैं ये समय समय पर अपने स्वरूप को बदल लेती हैं, यानी अगर 6 महीने एक दिशा में चलती हैं तो 6 महीने उसके उल्टा दिशा में चलने लगती हैं। यानी कि ये आप कह सकते हो कि समय अनुसार, जैसे 6 माह
दिशा बदल लेती हैं। जैसे भारत में मानसूनी पवनें जो होती हैं वो सीजनल विंड्स हैं, 6 महीने वो दूसरी दिशा में चलती, फिर 6 महीने दूसरी दिशा में चलती हैं। तो इनको हम और चैप्टर में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय पवनें, इनका सीधा सा मतलब है कि ये स्थायी नहीं है, ये लोकल हैं, कि जैसे कि हमारे एक विशेष क्षेत्र में ये हवा चल रही है, किसी दूसरे क्षेत्र में वो हवा चल रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं पे कुछ उस क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों की वजह से ये हवा उसी एरिया में चलती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कोई हवा चल रही है, अमेरिका में कोई हवा चल रही है, साउथ अफ्रीका में कोई हवा चल रही है, इटली में कोई हवा चल रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंडीशंस के कारण वहाँ की अपनी स्पेशल हवाएं हो सकती हैं, उनके अलग गुण धर्म हो सकते हैं, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो ये लोकल विंड्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी हवाएं कहाँ चलती हैं, उनके क्या फीचर हैं, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं, पवनें जो होती हैं। तो इसको अलग चैप्टर में करेंगे हम। सामयिक पवनों को हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम प्रचलित पवनें, प्रिवेलिंग विंड्स, परमानेंट विंड्स या जो है प्लेनेटरी विंड्स भी इनको बोलते हैं, तो इसके विषय में हम जानेंगे। तो 3 प्रकार की पवनें होती हैं। तो चलिए हम एक डायग्राम बना करके सबसे पहले प्रचलित पवनों को समझते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद आप पहली हेडिंग डालिए, प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें, पहले आज हम इस चैप्टर में प्रचलित पवनों को पढ़ेंगे। प्रचलित पवनें जितने प्रकार की हैं उन सबको हम डायग्राम पे समझेंगे। जो परमानेंट विंड्स होती हैं इनको स्थायी पवनें भी कहा जाता है, ये परमानेंट चलती रहती हैं स्थायी पवनें। इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है, ग्रहीय पवनें यानी कि प्लैनेटरी, प्लैनेट जैसे होता ना, प्लैनेटरी विंड्स, इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। ये पूरे वर्ष चलती हैं, पूरे वर्ष और एक ही दिशा में, दिशा नहीं बदलती हैं, पूरे वर्ष एक ही दिशा में, जिस दिशा में चलती हैं उस दिशा में चलती रहती हैं। ये पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलती हैं, ये इनके फीचर्स हैं। अब इसमें 3 प्रकार हैं और वो 3 प्रकार कौन से हैं? प्रचलित पवनों के 3 प्रकार होते हैं। अभी डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, पहले इसको नोट्स पे नोट करें तभी समझ में आएगा। प्रचलित पवनों के 3 प्रकार हैं। पहली है ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स हिंदी में लिखें व्यापारिक पवनें। हालांकि ट्रेड का मतलब यहाँ व्यापारिक नहीं है, व्यापारिक पवनें, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। इस ट्रेड का जर्मन का शब्द है, ट्रेड का मतलब होता है ट्रैक यानी निश्चित मार्ग। ये निश्चित मार्ग पर चलती हैं यानी कि दिशा अपनी नहीं बदलती हैं, इसीलिए इनको ट्रेड विंड्स नाम दिया गया था। हालांकि इन विंड्स के सहारे व्यापार भी किया जाता था, इसीलिए इसको व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है, लेकिन ट्रेड का ट्रांसलेशन व्यापारिक नहीं है। ये इनको कहते हैं सन्मार्गी यानी एक ही मार्ग पर चलने वाली पवनें, इनको सन्मार्गी पवन भी कहा जाता है, सन्मार्गी। ये पहला प्रकार हो गया। इनको पूर्वी पवनें भी कहा जाता है, सन्मार्गी या पूर्वा। दूसरा जो टाइप है उनको कहते हैं पछुआ पवनें, पछुआ पवनें यानी वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। और तीसरी जो प्रकार है उनको कहते हैं ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें यानी पोलर विंड्स, पोलर विंड्स। तो इतना स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इसको जरा समझ लें, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। पवनें 3 प्रकार की होती हैं, प्रचलित, सामयिक, क्षेत्रीय पवनें होती हैं। आज की क्लास में हम प्रचलित पवनों पर हम बात करेंगे। तो प्रचलित पवनें फिर से 3 प्रकार की होती हैं, यानी यही प्रचलित पवनें 3 प्रकार की हो जाती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, इन तीनों को हम डायग्राम पे समझेंगे और ये परमानेंट इनके क्या फीचर्स हैं इनको भी हम जानेंगे। तो एक पृथ्वी का डायग्राम बना लेते हैं हम, जैसा कल बनाया था बिल्कुल वैसा ही, और इसमें हम पवनों को दर्शाएंगे कि कौन सी पवन कहाँ पे पाई जाती है। जब भी प्रचलित पवनों के विषय में आपको लिखना होगा तो आप बताएंगे कि ये स्थायी पवनें होती हैं, यानी कि परमानेंट रूप से इनका वास पाया जाता है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय बाद गायब हो जाए।
ये ग्रहीय पवनें कहलाती हैं क्योंकि पूरे प्लेनेट पे चलती हैं, पूरे पृथ्वी पर चलती हैं, इसीलिए इनको प्लेनेटरी विंड्स कहा जाता है। और ये पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि जो पवन जिस दिशा में चलती है अपनी दिशा वो बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी एक ही दिशा में चलती हैं। पछुआ पवन अगर एक किसी दिशा में चल रही है तो वो उसी दिशा में पूरे वर्ष चलती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। अब आते हैं डायग्राम पे, इसको हम बनाएंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये कैसे कैसे चलती हैं। तो सबसे पहले पवनों को समझने के लिए पिछला चैप्टर देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपने प्रेशर बेल्ट्स के विषय में देखा था कि प्रेशर बेल्ट्स कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर देखा है तभी आप इसको समझ पाएंगे। पहली प्रेशर बेल्ट यहाँ पर है, ये लो प्रेशर है, लो प्रेशर। दूसरी प्रेशर बेल्ट 30 से 35 डिग्री के बीच में है, जो हाई प्रेशर है, इसका भी नाम अब पता है आपको। तीसरी बेल्ट आपकी 60 से 65 के बीच में है, जो फिर से लो प्रेशर है। और इसी तरह इधर भी जो है हाई प्रेशर है और इसके बाद फिर से लो प्रेशर है, लो प्रेशर। पिछली क्लास में हमने आपको इसको बताया भी था। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं। ये इक्वाटोरियल लो प्रेशर है और ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में है। ये हाई प्रेशर, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और ये 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाया जाता है। ये 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में। और फिर ये है आपका सब पोलर लो प्रेशर, इसको बोलते हैं 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में। और फिर यहाँ पर आपका है हाई प्रेशर, ध्रुवीय हाई प्रेशर। फिर यहाँ ध्रुव पर क्या है, हाई प्रेशर, और यहाँ भी है हाई प्रेशर। और इस हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं, ध्रुवीय यानी पोलर हाई प्रेशर। तो ये आपका 90 डिग्री पर है, ये पोलर हाई प्रेशर है 90 डिग्री पर, 80 से 90 के बीच में। तो इस तरह से आप देख रहे हो पृथ्वी पर सबसे बीच में लो यानी निम्न दाब है, उसके बाद उच्च दाब, फिर निम्न दाब, फिर उच्च दाब। तो ये सिचुएशंस हो गई। इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के दाब क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पवनें बहेंगी। जहाँ जहाँ हाई प्रेशर है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ आपको पवन बहानी है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये आपकी हाई प्रेशर की लाइन है, तो हाई प्रेशर की लाइन से लो प्रेशर की तरफ आपको पवन बना देनी है। अब पवन के बहने की दिशा आपको समझ में आ गई होगी। उत्तरी गोलार्ध में पवनें जो होती हैं वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से पवन अगर लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो दाहिने मोड़ दीजिए। मैं अपने दाहिने हाथ इसको मोड़ दूंगा, तो ये पवन इस तरह से चलेंगी, सीधी न चल के इस तरह से चलेंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, लेकिन किधर मुड़ते हुए, दाहिने मुड़ते हुए। अब यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर भी तो आएंगी, यही हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर भी आएंगी। तो अब फिर से ये अपने दाहिने मुड़ेंगी, तो ऐसे ना आकर के ये इधर को चलेंगी। अब दाहिना उधर हो गया ना, क्योंकि मुंह इधर हो गया इनका। जब मुंह इधर हो गया तो दाहिना बदल गया। अब देखिए ध्रुव पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी, और हवा किधर को चलेगी, जैसे ये है वैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी तो दाहिने मुड़ेगी। तो ये उत्तरी गोलार्ध में आपको 3 प्रकार की पवनें दिखाई पड़ रही हैं। यही तीनों पवनों के नाम लिखे हैं। पहली पवनें कौन सी हैं, देखिए ये जो है, ये जो विषुवत रेखा की तरफ आ रही हैं, इनको कहते हैं व्यापारिक पवनें। यही हैं व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। और दूसरी जो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं, इनको कहते हैं पछुआ पवनें। नाम इनके हमने पहले भी आपको बताए थे, वेस्टर्लीज। और ये जो ध्रुव से लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं, इनको कहते हैं ध्रुवीय पवनें। अब
इन प्रेशर लाइन के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, क्योंकि जब भी आपको किसी पवन के विषय में बताना होगा तो आप ऐसे तो नहीं कह दोगे यहाँ से यहाँ चल रही है। क्या ऐसे बताओगे किसी को कि ये वाली हवा यहाँ से यहाँ चल रही है? मैं तो आपको यहाँ चित्र में समझा रहा हूँ कि इस लाइन से इस लाइन, तो क्या पेपर में भी आप ऐसे ही लिख दोगे इस लाइन से इस लाइन तक? या किसी को बताना होगा तो आप कहोगे इस लाइन से इस लाइन तक, तो कहेगा ऐसे कैसे समझ में आएगा? इस लाइन उस लाइन क्या है? लाइन का कोई नाम है ना। तो पिछले क्लास में हमने आपको इन सभी बेल्ट्स के नाम बताए थे। ये आपकी है इक्वाटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर। इसी तरह इधर के भी नाम हैं। तो जब भी किसी पवन का आपको वर्णन बताना होगा तो हमेशा आप बताएंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वाटोरियल लो प्रेशर की तरफ, यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की तरफ चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से ये हवाएं अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं, इसीलिए इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण न होकर के ये दिशा हो गई किधर से? पूरब और उत्तर, पूरब उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ हो जाती है, तिरछा हो जाती हैं हवाएं। कोई दिक्कत है? डायग्राम से सब कुछ आप लिख सकते हैं। अब जस्ट ऐसे ही इधर भी वही तीन नाम इधर भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर हवाएं बनाएं तो इस हाई प्रेशर से इसका नाम है वही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। यहाँ से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी तो इस तरह से। अब दक्षिणी गोलार्ध में नियम बदल गया, हवाएं अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, तो ये बायां है, बाईं तरफ मुड़ गई। और इसी हाई प्रेशर से जब इधर आएंगी तो इनका बायां उधर हो जाएगा, फिर बाईं तरफ मुड़ गई और इसी तरह से ये हवाएं आ गई। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी अगर आपने इसके लॉजिक को पकड़ लिया। अब वही सेम नाम इधर भी हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने। पछुआ पवने इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिम की तरफ से आ रही हैं। ये पवन, ये वेस्ट दिशा है ना, यहाँ वेस्ट है तो वेस्ट से चल रही, इसलिए इसको पछुआ कहते हैं। तो ये पूरब से चल रही हैं, ये पूरब है ना ईस्ट, तो ये तो पूरब से चल रही हैं, तो इनको पूर्वा भी कहा जाता है। ये भी पूर्वा कहलाती हैं, ध्रुवीय पूर्वा। तो यही तीन नाम इधर भी आ गए और वैसे ही इनका वर्णन आप करोगे। तो अब एक एक हेडिंग डाल के कुछ इंपॉर्टेंट इनके बिंदु नोट भी कर लीजिए आप। पहला हेडिंग डालेंगे व्यापारिक पवने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर पवनों की कितनी पेटियां पाई जाती हैं, तो आप बताएं चित्र में देख करके कितनी बेल्ट हैं पवनों की। टोटल बेल्ट टाइप की बात नहीं कर रहे हैं, तो पवनें तो तीन प्रकार की हैं, 1 2 3, और वही सेम इधर भी हैं। लेकिन अगर बेल्ट की बात की जा रही है तो 6 बेल्ट हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पवन चल रहे हैं। और इसमें आप देखिए, इसमें 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हवाओं की टकराहट हो रही है। एक तो आप देख रहे हो कि विषुवत रेखा पर 2 हवाएं टकरा रही हैं, व्यापारिक पवनें टकरा रही हैं। और एक क्षेत्र आपका इस लो प्रेशर पे है, यहाँ पे लो प्रेशर वाली लाइन जो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर भी देखिए ध्रुवीय हवाएं और पछुआ हवाएं टकरा रही हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हवाएं टकराती हैं वहाँ वहाँ पर चक्रवात बनते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पर हवाएं टकराएंगी वहाँ पर चक्रवात बनेंगे, साइक्लोन बनेंगे। तो एक तो यहाँ पर साइक्लोन बनने की स्थिति बन रही, क्योंकि जब साइक्लोन वगैरह पढ़ोगे तो ये सब लॉजिक आपको पता होनी चाहिए साइक्लोन कहाँ बनेंगे। तो ये ठंडे क्षेत्रों में बन रहे हैं, इसलिए इनको शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन चक्रवात कहेंगे। अब यहाँ पर भी चक्रवात बनने चाहिए, लेकिन यहाँ विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये हवाएं टकरा ही नहीं पाती हैं। आपको लग तो रहा है कि ये टकराएंगी, लेकिन ये टकराने से पहले ही लो प्रेशर पर इतना ज़्यादा तापमान होता है कि ये ऊपर चली जाती हैं। ऐसे आ रही हैं और धीरे धीरे गर्म होने लगी, तो गर्म होते 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 टकराने से पहले ही ये ऊपर चली गई। इसलिए बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र बच गया जहाँ पर हवाएं पहुँची ही नहीं, यानी वो तेज़ चलती हवाएं नहीं पहुँची, वो ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो बीच के क्षेत्र को हमने क्या नाम बताया था आपको? डोलड्रम। 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में शांत क्षेत्र रहता है जिसको डोलड्रम कहते हैं।
ये हवा टकराने से पहले ही ऊपर चली जाती हैं और ऊपर जा कर के वर्षा भी करती हैं, उसको भी हम समझेंगे। हालांकि ज़्यादातर ये शुष्क होती हैं और लेकिन यहाँ पर फ्रंट बनता है जाके यहाँ पे और यहाँ पे ठंडी और गर्म हवाएं टकराती हैं। इधर वाली गर्म हवाएं हैं क्योंकि ये विषुवत की तरफ से आ रही ये वाली, और ये पोल की तरफ से जा रही तो ये ठंडी है। सेम सिचुएशन इधर भी है। तो ठंडी और गर्म हवा जब टकराएगी तो फ्रंट बनेंगे, वहाँ पर वाताग्र बनेंगे, चक्रवात का जन्म होगा। वो सब आगे कहानी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि व्यापारिक पवनें क्या हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी है ट्रेड विंड्स। हालांकि ये सिर्फ मैं सुविधा के लिए लिखने जा रहा हूँ, सब कुछ फिगर में ही है, कुछ भी आपको अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप बता दें कि ये पवनें क्यों उत्पन्न होती, कहाँ से आती हैं। तो व्यापारिक पवनें यानी इनको कहते हैं ट्रेड विंड्स। जैसा हमने बताया कि ट्रेड का मतलब व्यापार यहाँ पर नहीं है। ट्रेड का मतलब होता है, जर्मन भाषा का शब्द है क्योंकि जर्मन के वैज्ञानिकों के द्वारा ये दिया गया। तो ट्रेड का मतलब है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है एक मार्ग यानी सन्मार्ग, एक ही मार्ग, निश्चित मार्ग। तो एक मार्ग, निश्चित मार्ग पर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवनें कहा जाता है, ट्रेड विंड्स कहा जाता है। अच्छा, हिंदी में जो व्यापारिक नाम है वो ट्रेड है। उसका मतलब है कि व्यापार में जहाज़ों को चलाने के लिए ये हवाएं बहुत कारगर होती थीं। ये सब देखिए, इस क्षेत्र में जो जहाज़ चला करते होंगे कभी, जो पतवार लगा करके इस तरह से जहाज़ होते थे, ऐसे यहाँ पर एक कपड़े का फाल लगा होता था और इसी में हवा टकराती थी और ये जहाज़ को लेके चलती थी। ये वाली हवाएं जो हैं वो अपनी दिशा वगैरह भी बदलती रहती हैं, बाद में मानसून में हम पढ़ेंगे इंडिया के। तो ये जब 6 महीने एक तरफ चलती थी इसका और 6 महीने दूसरी तरफ भी चलने लगती हैं, क्षेत्रीय पवनें हो जाती हैं। तो इसी में टकराती थी। तो व्यापार में ये हवाएं बड़ा सहयोग करती थी। किसी को इधर जाना है तो इसी हवा के सहारे चला जाता था। तो इसीलिए इनको व्यापारिक पवनें भी कहा जाने लगा। तब से इनका नाम व्यापारिक पवनें भी हो गया। तो व्यापारिक पवनों के विषय में 2-3 पॉइंट आप नोट करें। इनको सन्मार्गी पवनें भी कहा जाता है, सन्मार्गी पवनें, क्योंकि ये एक ही मार्ग पर चलती हैं। सन्मार्गी पवनें, ये पवनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इन पवनों की उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की बेल्ट हैं, इधर भी और इधर भी, यहाँ से इन पवनों की उत्पत्ति होती है। और ये किधर को जाती हैं? ये विषुवत रेखा पर जो लो प्रेशर बेल्ट की उत्पत्ति हुई यानी इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उधर को चलती हैं। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, उच्च दाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की तरफ चलती हैं, निम्न दाब पेटी की तरफ। तो ये तो पहला नियम हो गया। अब तो अगर इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ चलती हैं तो ऐसे चलना चाहिए, ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं चलती हैं। ऐसे क्यों नहीं चलती हैं? क्योंकि इस पे कोरियालिस बल काम करता है। तो कोरियालिस बल की वजह से ये अपनी दिशा बदल देती हैं। तो उसको आपको हम पीछे बता ही चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट आप लिख दीजिएगा कि कोरियालिस बल के कारण, कोरियालिस बल के कारण क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ये अपने, उत्तरी गोलार्ध में किधर को मुड़ेंगी? अपने दाहिने, तथा जो दक्षिणी गोलार्ध वाली हैं वो अपने बाएं। दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं, बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। अब देखिए, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डायग्राम में लिखा है, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है कि आप इसको लिखेंगे कैसे।
तो ये बात आपको बतानी है कि पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई, किधर को जाएंगी। दूसरी बात आपको बतानी है कि ये मुड़ क्यों गई, और मुड़ने का नियम भी आपने बता दिया। और इसी में अगर और आंसर को बढ़िया करना है तो आपको यहीं पे लिख भी आप दीजिए, कोरियोलिस बल के कारण फेरल के नियमा अनुसार। यानी फेरल का नाम भी आप जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग दिखाइए कि फेरल को भी मैं जानता हूँ, फेरल के घर आना जाना है, नंबर है उनका मेरे पास। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार ये अपने दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। और ज़्यादा अगर वर्ड्स बढ़ाने हैं अगर आपको, तो इसी में आप लिख सकते हो कि अब इनकी दिशा क्या हो गई। तो इनकी दिशा जो है आप यहाँ से मैप से देख के बता देंगे कि दिशा वो लिखिएगा जिधर से आ रही हूँ। किसी भी हवा का नाम जो होता है वो आने जहाँ से आ रही होती उस दिशा को लिखा जाता है, ठीक है। जिधर जा रही हैं उसको नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया इनका मुड़ना। अब थोड़ा सा ये बताइए कि ये हवाएं किस प्रकार की हैं, ठंडी हैं, गर्म हैं, शुष्क हैं, इनमें पानी है कि नहीं है, वर्षा करेंगी कि नहीं, क्योंकि यही तो काम की चीज़ है, बाकी तो सब कुछ समझा ही हुआ है। तो अब इस पे आपको रटना कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि ये हवाएं चल कहाँ से रही हैं। ये हवाएं आप देख रहे हो एक गर्म क्षेत्र है, ये जो हाई प्रेशर की बेल्ट है ये गर्म क्षेत्र है, कर्क रेखा के थोड़ा निकट में ही है ना। तो गर्म क्षेत्र से चल रही हैं हवाएं, तो इसका मतलब ये हवाएं गर्म हैं। और अगर यहाँ पर समुद्र नहीं है, इधर तो समुद्र इनको ज़्यादा मिलेगा, इधर समुद्र कम मिलेगा, क्योंकि उधर धरातल ज़्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में धरातल नहीं कहेंगे, महाद्वीप ज़्यादा है। तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों ही गर्म क्षेत्रों से हवाएं चलती हैं, इसीलिए गर्म है, शुष्क हैं। यदि ये महाद्वीप से उत्पन्न होती हैं और महाद्वीप पे ही चलती हैं तो वर्षा नहीं करती हैं। लेकिन अगर ये किसी महासागर के ऊपर से होकर निकलती हैं तो ये अच्छी खासी नमी सोख लेती हैं, क्योंकि गर्म हवा है तो पानी खींच लेगी। और फिर जब ये किसी महाद्वीप पे पहुंचती हैं तो खूब बारिश करती हैं। तो इस तरह से आप ये पॉइंट बढ़ा देंगे बारिश का। इसको हमें बताया देता हूँ, आप इसको कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे कि ये हवाएं गर्म तथा शुष्क हैं। अगर ये महाद्वीप से उत्पन्न होकर महाद्वीप पे ही चलती हैं तो बारिश नहीं करती हैं। यदि इनके रास्ते में कोई जल क्षेत्र आ जाता है जैसे महासागर, सागर, तो यह उसकी नमी को सोख लेती हैं और फिर आगे महाद्वीप पे पहुंचने पर ये बारिश करती हैं। एक पॉइंट ये। दूसरा, अगर ये हवाएं विषुवत-रेखीय लो प्रेशर बेल्ट पर जा कर के मिलती हैं तो ये ऊपर की तरफ गर्म होके उठती हैं। और यदि इनमें नमी है, यानी ये किसी सागर क्षेत्र से होके आई हैं, तो ऊपर जाने पर ठंडी होके बारिश करती हैं। तो दोनों तरीके से बारिश करेंगी। जैसे कि ये हवा यहाँ से चली और यहाँ पे खूब समुद्र भरा हुआ है, तो समुद्र के ऊपर से निकली तो ये सारी नमी समुद्र की खूब कैच कर लिया इसने। हम आर्द्रता वगैरह को पढ़ेंगे। उसके बाद में जब यहाँ पे पहुँची तो यहाँ पे चूँकि हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं तो ये भी हवा ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी। और जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो आपको हमने बताया था कि टेम्परेचर कम पड़ने लगेगा। सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट, जो आप कमेंट करके बताइए कितना होता है। इस वजह से जब हवा ऊपर जाएगी तो ये ठंडी होगी और जो नमी खींच करके लाई है वो वहीं पर बारिश करेगी। विषुवत रेखा पर बारिश होती है। लेकिन अगर इनके रास्ते में कोई समुद्री क्षेत्र ना पड़ा तो फिर ये शुष्क हवाएँ हैं, इनमें नमी नहीं है, तो ये बारिश नहीं करेंगी। तो समुद्र का पड़ना जरूरी है। तो ये हो गया आपका सन्मार्गी पवनें। अब यहीं पर आप डोलड्रम हालांकि पीछे बता चुके हैं, लेकिन अगर इतने पे ही आपको सिर्फ इसी पे टिप्पणी लिखनी है, शब्द बढ़ाने हैं, तो आप डोलड्रम भी बता सकते हैं कि विषुवत रेखा पर ये हवाएं टकराने से पहले ही गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं। इसी वजह से 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री लाइन से 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी के बीच में क्षैतिज पवनें नहीं पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं। इसीलिए शांत क्षेत्र बना रहता है और इस शांत क्षेत्र को डोलड्रम कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप इसमें बढ़ा देंगे। तो व्यापारिक पवनों को आपने लिख लिया। ये सारे पॉइंट आप नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला देखिए, हेडिंग डालिए पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, अब देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो कि साल भर ये चलती हैं, इसीलिए ये सनातनी पवनें हैं, हमेशा चलने वाली पवनें हैं, हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं। दूसरी हेडिंग डालिए पछुआ पवनें।
वेस्टर्लीज पछुआ पवने, वेस्टर्लीज क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि ये उत्पन्न कहाँ से होती हैं और कहाँ की तरफ जाती हैं और फिर किधर मुड़ जाती हैं। सेम वही कॉपी पेस्ट करना है। कहाँ से उठती हैं? वही सेम स्थान से। हाई प्रेशर वाली लाइन जो है ये, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नाम बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे आप अपने किसी सगे संबंधी सबसे प्रिय मित्र का नाम जानते हैं, उसकी शक्ल पहचानते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये सब आना चाहिए। उंगली रखते ही आपको पता होना चाहिए 30 से 35 लैटिट्यूड है, ये हॉर्स लैटिट्यूड है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर क्यों है? ये पृथ्वी की गति की वजह से हवाएं यहाँ पर उतर रही हैं, इसीलिए हाई प्रेशर है। जब हवाएं उतर रही हैं तो दोनों तरफ भाग रही हैं, इधर की लो प्रेशर की तरफ और इधर वाले लो प्रेशर की तरफ। तो इसमें क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। अब मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे आप? उपोष्ण सब ट्रॉपिकल उपोष्ण उच्च दाब पेटी से दोनों गोलार्धों में, इधर भी तो है, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च दाब पेटी से यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये हवाएं उत्पन्न होती हैं और किधर को जाती हैं? ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की तरफ, लो प्रेशर की तरफ ही जाएंगी, चलती हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कोरियालिस बल की वजह से फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इसीलिए इनकी दिशा पश्चिम से पूरब हो जाती है, यानी पश्चिम से आती प्रतीत होती हैं। ये देखिए पश्चिम से जा रही हैं और इधर भी देखिए ये पश्चिम तरफ से जा रही हैं। तो इनको पछुआ पवने कहा जाता है। पछुआ चल रही है, पछुइया, पछुआ पवने कहा जाता है। अब ये दोनों पॉइंट पीछे मैं लिख चुका हूँ, उसी भाषा में आप लिख लेंगे। अब अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? पहला तो आप उत्पत्ति अपने आप लिखिएगा, उत्पत्ति। दूसरा लिखेंगे इनका मुड़ना, कैसे ये मुड़ गई, पछुआ पवने बन गई। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, अब ये जो एरिया है जहाँ पे पछुआ पवने चल रही हैं, ज़रा इसको वर्ल्ड के मैप पे सोचिए तो ये एक भरा हुआ एरिया है। यहाँ महाद्वीप 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 सब महाद्वीप भरा हुआ है। और ज़रा इधर पे गौर करिए, इधर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इधर थोड़ा सा है, बाकी सब समुद्र समुद्र समुद्र। जिस एरिया में पछुआ पवने बह रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में वो क्षेत्र महाद्वीप के बजाय महासागर की अधिकता रखता है, वहाँ पे महासागर ज़्यादा हैं। उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पछुआ पवने बह रही हैं वहाँ पर महासागर कम हैं, महाद्वीप ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर महासागर कम होने की वजह से इनमें नमी कम है, लेकिन यहाँ पे महासागर अधिक होने की वजह से इनमें नमी अच्छी खासी पाई जाती है। तो एक नमी वाला फैक्टर हो गया। दूसरा, इधर स्पीड कम होगी क्योंकि हवाओं को नियंत्रित करने के लिए घर्षण बल भी काम करता है। हवाओं को देखिए 3 चीज़ें नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहीं पे लिख लीजिएगा, पवनों का नियंत्रण पूछा जा नहीं सकता है, पूछा गया भी है, मैंने कहीं क्वेश्चन देखा है इसका। पवनों का नियंत्रण 3 चीज़ों से होता है। पहली चीज़ होती है वायुदाब, एक तो वायुदाब से नियंत्रित होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। दूसरा होता है कोरियालिस बल, कोरियालिस बल यानी कि वो किधर मुड़ेंगी ये डिपेंड करता है कोरियालिस बल पे। और तीसरा होता है घर्षण, समुद्र पे घर्षण कम है तो महासागर पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, और जहाँ घर्षण ज़्यादा होता है महाद्वीपों पे वहाँ हवाएं थोड़ा स्लो हो जाती हैं। तो 3 चीज़ें पवनों को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे महासागर अधिक हैं, इसीलिए यहाँ पर घर्षण बल बहुत कम है और इस जगह पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो यहाँ पर पछुआ पवनों के 3 क्षेत्रीय नाम हैं, वो नाम आपसे पूछे जाते हैं। वो नाम इधर नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर महाद्वीप ज़्यादा है, हवाएं तेज नहीं चलती हैं। तो आप यहाँ लिखें कि दक्षिणी गोलार्ध में, आप देखिए दक्षिणी शब्द यहाँ जरूरी है, ये दोनों गोलार्ध में नहीं है बात। दक्षिणी गोलार्ध में
अधिक समुद्र होने के कारण, अधिक महासागर होने के कारण पछुआ पवनें बहुत तेज चलती हैं। पछुआ पवनें बहुत तेज चलती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तेज चलती हैं और इनके 3 क्षेत्रीय नाम हैं। 3 क्षेत्रीय नाम हैं, यानी कि इनको इस दक्षिणी गोलार्ध में 3 और नामों से जाना जाता है। वो 3 नाम कौन से हैं? देखिए, 40 डिग्री पर अलग नाम है, 50 डिग्री पर अलग नाम है और 60 डिग्री पर अलग नाम है। देखिए यहीं पर ये आपको पता है कि ये 35 हो गया, 30 से 35 वाली लाइन है और ये 60 से 65 वाली लाइन है। तो इसी के बीच में 40, 50 और 60 3 लाइनें आपकी पड़ेंगी जाके, 40 वाली लाइन, 60 वाली लाइन, 50 वाली लाइन। तो 40 डिग्री पर जब यहाँ से हवाएं चलना शुरू होती हैं तो जब 40 पे पहुँचती हैं, 40 वाली लाइन पर, तो इनकी बहुत तेज़ रफ्तार हो जाती है और नीचे समुद्र भरा हुआ है तो बिल्कुल आवाज़ करने लगती हैं जैसे गरज रही हैं। जैसे शेर गरजते हुए चलता है वैसे ही हवाएं गरजने लगती हैं, क्योंकि बिल्कुल खुला साए साए क्षेत्र है, कोई बाधा नहीं है, तो हवाओं की आवाज़ आने लगती है। और समुद्री नाविकों ने ये नाम दिए हैं, क्योंकि जो समुद्र में जहाज़ लेके गए उन्होंने इन आवाज़ों को सुना कि जब हम इस जगह पर पहुंचते हैं तो हवाओं की आवाज़ें आती हैं जैसे कि गरजते हुए चल रही हैं हवाएं। तो 40 डिग्री के आसपास उनकी नाव थी यहाँ पे इस लाइन पे, तो इसका नाम उन्होंने रखा कि गरजती चालीसा। ये इधर कंडीशन नहीं बनेगी क्योंकि इधर उतना खुला स्पेस मिलता ही नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध में ही बनेगा। तो 40 डिग्री पर इनका नाम है, इनको कहते हैं गरजती चालीसा। 40 पे हैं और गरज रही हैं, गरजती चालीसा। इंग्लिश में इसको कहते हैं रोरिंग, गरजना यानी रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग फोर्टीज। और 40 से और आगे बढ़ी, 50 वाली लाइन पे आई तो और स्पीड इनकी बढ़ गई। अब गरजने के बजाय भयानक हो गई आवाज़, बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई। तो 50 वाली लाइन पे इनको कहते हैं भयानक पचासा, फ्राइटनिंग 50s या भयानक पचासा। भयानक पचासा 50 वाली लाइन पे है फ्यूरियस 50s, फ्यूरियस 50s या फ्राइटनिंग 50s भी कहते हैं इनको, फ्राइटनिंग 50s। और जब 60 वाली लाइन पे पहुंची यहाँ पे आके, तब तक इनकी स्पीड बहुत तेज़ हो गई, बिल्कुल सन्न सन्न चलने लगी, जैसे कोई गाड़ी निकलती है ना एकदम से साए से निकलती है, जैसे लगता है कोई चीख पड़ा। तो इसको कहते हैं चीखती साठा। अगला नाम इसका जो 60 डिग्री पर पहुंचने पर हो जाता है उसको कहते हैं चीखती साठा। अब एक चीज़ ये आप याद रखिएगा कि ये तीनों नाम दक्षिणी गोलार्ध में इस पछुआ पवनों के हैं। आपसे पूछा जाता है चीखती साठा किस पवन का नाम है, तो चीखती साठा पछुआ पवन का नाम है। किस डिग्री पर? दक्षिणी गोलार्ध यानी 60 डिग्री साउथ पर, 60 डिग्री नॉर्थ पर नहीं। चीखती साठा श्रीकिंग 60s, क्या इंग्लिश में इसको कहते हैं? श्रीकिंग, श्रीकिंग 60s। ये हो गया आपका चीखती साठा। अब ये वाली हवाएं हमने बताया, इसको लिखेंगे कि ये इन हवाओं में यहाँ उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट है वहाँ पर ध्रुवीय पवनों से इसकी टकराहट होती है, वाताग्र बनता है और इसमें शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात और प्रतिचक्रवात बनते हैं। ये पॉइंट आप ज़रूर लिख लीजिएगा। यहीं पे अगला पॉइंट डालिए और लिखिए कि पछुआ पवनें जब, ये कौन सी बेल्ट है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर पहुंचती हैं तो यह किन हवाओं से टकराती हैं? ये कौन सी हवाएं हैं? ध्रुवीय पूर्वा पवनें। तो ये ध्रुवीय पवनों से टकराती हैं जो कि ठंडी पवनें हैं, और पछुआ पवनें गर्म पवनें हैं क्योंकि ये गर्म क्षेत्र से आ रही हैं। तो ठंडी और गर्म पवनों के टकराहट का क्षेत्र बनता है
वाताग्र का जन्म होता है और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं और प्रतिचक्रवात की दशाएं बनती हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरह से इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, चक्रवाती वर्षा होती यहाँ पर है। तो ये हो गई पछुआ पवनें। अब तीसरी जो है वो है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनों में आपको बहुत कुछ लिखना ही नहीं है, सिंपल सा है, जो भी सामने दिख रहा है वही आपको लिख देना है। ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड्स। बस अगर ये डायग्राम आपने दिमाग में बिठा लिया तो कुछ भी, मेरे वर्डिंग्स की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको किसी पुस्तक की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसको समझिए। जब भी ध्रुवीय पवनों की, अब ये ठंडी होंगी गर्म होंगी आपका दिमाग खुद ही बताएगा। पोल पर से आ रही, पोल ठंडा है, यहाँ भी पोल पर से जा रही हैं, तो इन हवाओं की उत्पत्ति पोलर हाई प्रेशर से होती है। दोनों ध्रुवों पर हाई प्रेशर है, पोलर हाई प्रेशर उसको बोलते हैं। तो पोलर हाई प्रेशर से इन पवनों की उत्पत्ति होती है। किधर को चलती हैं? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं और कोरियालिस बल की वजह से, वही कहानी, बार बार वही कहानी, कोरियालिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। और ये किस हवाओं से टकराती हैं? वही वाला पॉइंट सेम टू सेम जो पछुआ पवन में लिखा था कि पछुआ पवनों से लो प्रेशर बेल्ट पर टकराती हैं और वाताग्र बनते हैं, चक्रवात बनता है। वही पूरी कहानी फिर से रिपीट कर देनी है। जब एक ही आंसर में लिख रहे हो तीनों के विषय में तब मत रिपीट करिएगा, लेकिन अगर सिर्फ इसके विषय में लिख रहे हैं तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ फिर से रिपीट कर देंगे। तो इस प्रकार से व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें तीनों किस प्रकार की पवनें हैं? परमानेंट विंड्स हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, साल भर चलती हैं। और इनके विषय में हमने सारी चीज़ें जान ली कि कैसे कैसे वर्षा करती हैं, क्या होता है, और पछुआ पवनों के कुछ नाम भी हमने जाने। तो इस क्लास में पवनों के कुछ नाम हमने जाने। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक पवन होती है अलग से, ये तो हो गई, एक और अलग से बोनस पवन, उसको कहते हैं भू विक्षेपी पवन क्या होती है। कभी आपसे पूछा जा सकता है भू विक्षेपी पवन, ये उस हेडिंग से मतलब नहीं है, बोनस पॉइंट है। जियोस्ट्रॉफिक विंड, जियोस्ट्रॉफिक विंड, भू विक्षेपी पवन किसको कहते हैं? तो देखिए, भू विक्षेपी पवन होती है 3-4 किलोमीटर ऊपर चलती है। ये जैसे ये धरातल है तो धरातल के निकट तो ये सब पवनें चलती हैं। थोड़ा 3-4 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, अभी जेट मत पहुंच जाना कि वहाँ जेट है सर, ये जेट है, जेट अलग चीज़, जेट बहुत ऊंचे है, वो क्षोभ सीमा पर है। हम सिर्फ 3-4 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 3 से 4 किलोमीटर। तो 3 से 4 किलोमीटर पर एक अंतर हो जाता है। हमने अभी आपको बताया था कि पवन को कंट्रोल करने वाले 3 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तो वो तो फैक्टर वहाँ भी है। दूसरा फैक्टर होता है कोरियालिस बल, कोरियालिस बल भी वहाँ है। तीसरा फैक्टर जो होता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। तो 3-4 किलोमीटर जब ऊपर चले जाओगे तो वहाँ पर धरातल से संपर्क नहीं है हवा का, तो घर्षण बल कम हो जाता है। इस वजह से घर्षण बल कम हो जाने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, कोरियालिस बल और जो दाब प्रवणता है यानी प्रेशर बेल्ट का प्रेशर ग्रेडियंट है, उनमें संतुलन स्थापित हो जाता है, क्योंकि वही 2 फैक्टर अब पवन को नियंत्रित कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से पवनें क्या होती हैं, वो समदाब रेखाओं के समांतर चलने लगती हैं। वैसे तो पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पे चलती हैं, लेकिन वहाँ पर पवनें समदाब रेखाओं के समांतर चलने लगती हैं और उन्हीं पवनों को कहा जाता है जियोस्ट्रोफिक विंड्स, भू विक्षेपी पवन। क्या परिभाषा लिखेंगे? धरातल से 3-4 किलोमीटर ऊपर जाने पर फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण पवनों का नियंत्रण सिर्फ 2 बल करते हैं, कोरियालिस बल और दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट।
और ये दोनों संतुलन स्थापित कर देते हैं, जिसकी वजह से पवन के चलने की दिशा समदाब रेखाओं की दिशा के समांतर हो जाती है। इसीलिए उनको जो है कहते हैं भूविक्षेपी पवन। ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिए ऐसे। ये जो प्रेशर बेल्ट होती हैं ये समदाब रेखाएं तो होती हैं, एक दाब वाली रेखा को, एक जैसे प्रेशर वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही तो समदाब रेखा कहा जाता है। तो ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये समदाब रेखाओं से ही बनती हैं। पवन हमेशा समदाब रेखा के समकोण पे चलती है। जैसे ये कि ये समदाब रेखा है तो पवन इधर से इधर चलती है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो इसके समकोण पे चल रही है। ये लाइन इधर को है तो ये लाइन इधर को है। भले ही कोरियालिस बल के कारण ये ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन शुरुआत इसकी समकोण पे ही होती है। जब से देखिए ये ऐसे समकोण पे ही जाना चाह रही थी लेकिन ये मुड़ गई। तो पवनें हमेशा क्या होती हैं, समदाब रेखाओं के यानी दाब वाली पेटियों के समकोण पे चलती हैं। लेकिन ऊपर जाके 3-4 किलोमीटर ऊपर जाके फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, तो वहाँ पे कोरियालिस बल संतुलन कायम कर देता है और इतना ज़्यादा हो जाता है कोरियालिस बल कि ये इतना घूमने के बजाय इतना घूम जाती है, यानी प्रेशर बेल्ट के समांतर चलने लगती है। तब इसको कहते हैं भूविक्षेपी बल, यानी वहाँ पे कोरियालिस बल खूब अच्छे से काम कर लेता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने जो है प्लैनेटरी विंड्स के विषय में जान लिया। अब अगली क्लास में हम सीजनल विंड्स को जानेंगे और लोकल विंड्स पे जो चैप्टर हम करेंगे उसमें बहुत सी क्षेत्रीय पवनों के विषय में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।